Hello everyone, myself Dr. Jyotika Agrari Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 11 years. सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष बहुत ही शुभ रहे, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और आज हम एक छोटी सी मेडिसिन है, ऐसे तो एकोनाइट नेकुलस, जो हम अपने फर्स्ट ईयर में सबसे फर्स्ट मेडिसिन हमारी यही होती थी, तो ये हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगी मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाने की, क्योंकि एक पार्ट में तो बहुत ही लंबी हो जाती है वीडियो, फिर बोरिंग हो जाती है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बताऊँगी। सेकेंड में थोड़ी सी इसकी कंपैरिजन वगैरह बता दूँगी कुछ मेडिसिन के साथ विद रूब्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम अपने सारे मास्टर्स को, जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, उनको सभी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक्स देते हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर सबसे पहले, जिन्होंने होम्योपैथी को बनाया, और हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, मावी सर, और आजकल मैं HHF से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। उनके वीडियोस देख के भी बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। तो एकोनाइट से हम बोल देते हैं कि एक्यूट मेडिसिन है, सिर्फ एक्यूट कंडीशन में यूज़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक्यूट में यूज़ होती है। इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसकी भी एक पर्सनैलिटी होती है एकोनाइट की, जो आपको बहुत ही कॉमन मिलेगी देखने को आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मतलब हर रोज़ आपको एक पेशेंट मिल ही जाता है एकोनाइट का। तो फर्स्ट इसमें हम थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है एकोनाइट। जो है हमारा इसका नेम जो है, फुल नेम जो है एकोनाइट नेकुलस है। फर्स्ट रेमेडी हम यूज़ करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए। जहाँ पे भी कोई भी फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन दिखे, वहाँ पे आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। एक्यूट स्टेज ऑफ एनी डिजीज़, जहाँ पे आप उसको लगने लगता है, एकदम से डर जाता है, डेथ दिख रही है उसको, ऐसा फील होने लगता है, वहाँ पे आप सोच सकते हो। रेस्टलेसनेस ड्यू टू एंग्जाइटी, मतलब इतनी एंग्जाइटी हो जाती है उसके अंदर कि उसके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाती है, वो एक जगह बंदा बैठ नहीं सकता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब इतनी रेस्टलेसनेस हो जाएगी उसके अंदर। ये बनता है एकोनाइट जो है एक पॉइज़न होता है एक तरह से, मगर उसको कन्वर्ट किया जाता है मेडिसिन में, जैसे पोटेंटाइजेशन के मेथड के थ्रू, जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। इसका कॉमन नेम जो है मॉन्क्सवुड है, और हैनीमैन सर ने इसको प्रूव किया था। रेनिनकुलेसी फैमिली है, और डॉक्टर क्लार्क ने इसके बारे में बताया था। ABC नर्सरीज़ में इसको डाला है, तो इसमें ABC में 3 मेडिसिन है, A फॉर एकोनाइट, B फॉर बेलाडोना और C फॉर कैमोमिला। ठीक है, तो एकोनाइट में क्या है, सर्कुलेशन, टर्मोइल इन सर्कुलेशन होता है इसमें। टर्मोइल इन सर्कुलेशन, टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसकी वजह से कोई पैथोलॉजी डेवलप होने लगे, तो वहाँ पे एकोनाइट के बारे में आप सोचोगे। बेलाडोना में क्या होता है, टर्मोइल इन ब्रेन, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वहाँ पे टर्मोइल डिस्टर्बेंस आए, तो वहाँ पे बेलाडोना के बारे में आप सोचोगे। कैमोमिला में जो है टेम्परामेंट में टर्मोइल आ जाए, ठीक है, कोई भी जो पेशेंट है उसकी टेम्परामेंट, उसकी मिजाज जो है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस दिख रही है आपको, तो वहाँ पे आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, और एक ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में भी इसको रखा गया है। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है एकोनाइट में ड्यू टू एंग्जाइटी, तो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में हमारे एकोनाइट, रेस्टॉक्स, आर्सेनिक, ये 3 मेडिसिन आती हैं जो एक्सट्रीमली रेस्टलेस मेडिसिन में काउंट होती हैं। तो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में भी एकोनाइट आती है। और एकोनाइट को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका ऑनसेट जो होता है हमेशा सडन होता है, सडन ऑनसेट, मतलब कोई भी बीमारी एकदम से आ जाए। जैसे कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, जैसे मतलब AC रूम से मैं बाहर निकला, मेरे को छींकें आनी शुरू हो गई, आंखों से पानी आना शुरू हो गया, और मतलब एकदम से मैं बीमार हो गया, बिल्कुल ठीक था एकदम से। तो वहाँ पे आप एक बार सोच सकते हो कि यहाँ पे एकोनाइट हो सकता है, क्योंकि इसका ऑनसेट जो है सडन। या फिर कई लोग बोलते हैं मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, जैसे ही पानी बारिश में भीगा, एकदम से मेरे को बुखार आ गया है ना, तो वहाँ पे भी आप एकोनाइट के बाद सडन ऑनसेट, मतलब इसका ऑनसेट कोई भी बीमारी हो सकती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कोई कफ कोल्ड है या फीवर ही है, तो सडन ऑनसेट होना चाहिए उसका, है ना। और इसके क्लिनिकल्स में हम कहाँ कहाँ पे ये मतलब मेडिसिन आप सोच सकते हैं, एपोप्लेक्सी है, क्राउट है, कफ है, फ्राइड फियर, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइड फियर में भी आप सोच सकते हैं। निमोनिया, वर्टाइगो, अस्थमा, चेस्ट अफेक्शन, डायरिया, ड्रॉप्सी, हार्ट अफेक्शन, सप्रेशन ऑफ यूरिन, है ना। यहाँ पे आप क्लिनिकल
ये आए हैं इसके क्लिनिकल्स ये हैं, ठीक है। फिर स्फीयर ऑफ एक्शन इसका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे और ब्लड पे। टर्मोइल इन ब्लड तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर इसकी पैथोजेनेसिस, मतलब ये बॉडी में कहाँ किस तरह से काम करता है, ट्रीट करता है पेशेंट को। तो जब आपकी पैथोजेनेसिस, किस तरह की पैथोजेनेसिस आएगी जिसमें हम एकोनाइट सोच सकते हैं, तो टर्मोइल इन सर्कुलेशन फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी है। सेकंड है कोई भी इरिटेशन हो सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे भी सोच सकते हो। वेसल्स कंजेशन और इन्फ्लेमेशन में भी आप सोच सकते हो, ठीक है। और इसका टेम्परामेंट कैसा होता है, सैंग्विन टेम्परामेंट। सैंग्विन मतलब सैंग्विन रेडिश फेस, जिससे कई लोग होते हैं ना जिनका पेशेंट्स कई आते हैं जिनका फेस रेड ही रहता है हमेशा, मतलब उनके फेस पे लाली रहती है ना, तो वहाँ पे आप सैंग्विन टेम्परामेंट सोच सकते हो कि इस बंदे का सैंग्विन टेम्परामेंट हो सकता है। रेडिश फेस होएगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हाई रहती है उनके फेस पे ना। प्लेथोरिक, ब्लड बहुत होता है, प्लेथोरा मतलब भी यही होता है, फ्लश ऑफ ब्लड है ना। रोबस्ट होंगे, हट्टे कट्टे है ना। और हीट एंड कोल्ड से अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो वार्म ब्लडेड होते हैं ये लोग, और इनका मियाज़म जो होता है वो सोरा है, ठीक है। ज़्यादातर सोरिक बीमारियाँ दिखेंगी आपको, सोरिक में इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई बीमारी स्टार्ट हुई वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। सडन होता है, ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस हो गया है ना, जैसे आर्सेनिक और रेस्टॉक्स और एकोनाइट, तीन जो हैं ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में पाई जाती हैं। तो इसमें हमारे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर्सेनिक में कैसा होता है, मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, उसके अंदर एंग्जाइटी, सोचता बहुत है ना, मेंटल रेस्टलेसनेस। और रेस्टॉक्स में कैसी होगी, फिजिकल रेस्टलेसनेस, मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता रेस्टॉक्स, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर है ना। और एकोनाइट में जो होती है मेंटल प्लस फिजिकल दोनों ही होती है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एकोनाइट बन जाएगा। मेंटली भी वो रेस्टलेस होता है, मतलब माइंड में भी उसकी एंग्जाइटी चलती रहती है, और उस माइंड की एंग्जाइटी की वजह से उसके अंदर फिजिकल रेस्टलेसनेस इधर इधर उधर इधर उधर करता रहेगा, ठीक है। ये तीनों ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस का हो गया। और इसमें एक बहुत ही पेक्यूलियर हम सुनते हैं, प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, मतलब अपने डेथ की टाइमिंग बता देगा, प्रिडिक्ट कर देगा कि मैं तो इस टाइम पे इतने बजे इतने सेकंड पे इतने मिनट पे मैं मर जाऊँगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो आ जाती है, इंट्यूशन होती है इनके अंदर। फियर ऑफ डेथ फेस जो होगा इनका, मतलब जब पेशेंट अंदर एंटर करेगा कैसा ऑरा लेके आएगा, एक फियर वाला एक्सप्रेशन लेके आएगा आपके सामने। उसका फेस जो है वो फियर उसके फेस से दिख रहा होगा। स्किन उसकी कैसी होगी, हॉट ड्राई होगी। पेन रेमेडी में भी हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे 3 मेडिसिन हैं जो पेन में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, कॉफ़िया, कैमोमिला और एकोनाइट, ठीक है। पेन रेमेडी एज अ पेन रेमेडी भी हम इसको यूज़ करते हैं, मगर पेन में सिर्फ पेन नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उस एकोनाइट की पर्सनैलिटी, एकोनाइट की जो हम उसके करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं वो भी दिखने चाहिए, तब आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और कैसा होता है, ये रेड होता है, पेल भी हो सकता है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, मतलब इतनी प्यास, उसको प्यास बहुत लगेगी बार, अनक्वेंचेबल मतलब जो प्यास बुझ ही ना सके, ऐसी प्यास उसको लगती है, बार बार पानी पिएगा। और वो भी कैसा, ठंडा पानी उसको अच्छा लगता है। ठंडा क्यों अच्छा लगता है, ठंडा मतलब जो सूदिंग, मतलब कोल्ड वाटर क्या आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है ना, तो उसको ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद, मतलब ठंडा ठंडा पानी, जिससे उसको सूदिंग इफेक्ट मिले, थोड़ी एंग्जाइटी उसकी शांत हो जाए, है ना। तो ये है इसके अंदर। आर्सेनिक में क्या होता है, आर्सेनिक और एकोनाइट दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे आपको। एकोनाइट में भी है फियर ऑफ डेथ, और आर्सेनिक में भी ऐसे ही है, मगर एकोनाइट जो होता है वो बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं इतने से इतने बजे मर जाऊंगा, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। और आर्सेनिक को क्या लगता है कि डॉक्टर की कुछ नहीं कर सकता, माई डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल, उसको ये लगता है कि मेरी डिजीज़ जो है वो क्योर ही नहीं हो सकती, मेरी जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दो मेडिसिन दोनों में ये डिफरेंस होता है। एकोनाइट बोलेगा कि डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, मुझे ठीक करो, मुझे मेडिसिन चाहिए। आर्सेनिक बोलेगा, मतलब दोनों में फियर ऑफ डेथ है, दोनों में एंग्जाइटी है, दोनों में रेस्टलेसनेस है, सब कुछ सेम लगेगा, मगर आर्सेनिक बोलेगा कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकोनाइट बोलेगा नहीं, मेरे को मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर को। ये डिफरेंस है। अच्छा, और जो एकोनाइट में पेन कैसी होती है, पेन
रेमेडी भी है ना ये, तो पेन में कैसा होगा एकोनाइट, पेन में नमनेस है ना, हल्की सी भी टच करोगे आप तो उसको बहुत पेन होगा, सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है, कंजेशन होएगा, ब्लड से भरा हुआ, मतलब वो जहाँ पेनफुल एरिया होगा वो पूरा रेडिश प्लेथोरिक दिखेगा आपको, पेन से भरा हुआ और रेडिश ब्लड से भरा हुआ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और पेन से वो चीखेगा, चिल्लाएगा, मतलब एक स्टेज आके उसकी ऐसी हो जाएगी, चीखेगा, चिल्लाएगा पेन से, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होती पेन। एग्रेवेशन इसमें नाइट और इवनिंग में एग्रेवेशन है, अनकवरिंग और कोल्ड एयर से एब्लोरेशन। अब हम देखेंगे इसका माइंड कैसा होता है, मतलब एकोनाइट का पेशेंट का स्वभाव कैसा होता है, वो क्लिनिक पे कैसा दिखेगा, क्लिनिक पे कैसे बिहेव करेगा आपके सामने, वो हम देखेंगे। तो नर्वस होता है, फियर होता है, इसके अंदर फियर के एक्सप्रेशंस लेकर आएगा, एंग्जाइटी दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दिखेगी, फियर ऑफ डेथ इन एनी एक्यूट डिजीज़, कोई भी ऐसी एक्यूट कंडीशन है, जैसे एक्यूट आप पथरी की भी पेन हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन हो सकती है, या स्टमक एक हो सकता है, हेडेक, कुछ भी प्रॉब्लम होती है जो एक्यूट कंडीशन में एकदम से वर्स्ट हुई और वहाँ पे उसको एकदम ऐसा लगा कि मैं तो अब मर जाऊँगा, ऐसे बोलते भी है पेशेंट आके कई कि डॉक्टर साहब बस आप मुझे जल्दी से कुछ ऐसा दे दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मतलब ऐसे बोल देंगे आपको। प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, ये इसका पिक्यूलियर है। और अब हम इसको थोड़े से रूब्रिक्स के हिसाब से समझना शुरू करेंगे, जो एकोनाइट को स्पेसिफिक रूब्रिक्स हैं, जिसमें सिर्फ एक या तो सिर्फ एकोनाइट पड़ी होगी उस रूब्रिक में, या फिर एक दो दवाइयाँ और होंगी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूब्रिक हैं एकोनाइट के, जिससे एक एकोनाइट को हम अच्छे से समझ सकेंगे कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्लिनिक में आप कैसे पहचान सकते हैं एकोनाइट को, है ना। तो एकोनाइट पेशेंट जो होता है ना, वो कभी लीडर नहीं होता, वो हमेशा फॉलो करने वाला होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इतना फियर होता है ना कि वो कोई चीज़ की रिस्क नहीं ले सकता है। उसको अगर किसी ने ये चीज़ बता दी कि हाँ यहाँ पे ये डॉक्टर हैं और इन्होंने इतने इतने ये पेशेंट्स को ठीक किया है, तो वो उन पर विश्वास करेगा और वहाँ पे जाएगा, मतलब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इतने लोग ठीक हुए। नए डॉक्टर को ट्राई करना, नए जगह पे जाना, उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे जाना वो थोड़ा अवॉइड करता है। ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको थोड़ा सा विश्वास हो कि हाँ ये मतलब लोगों ने यहाँ से ठीक हुए हैं तो मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है। तो दे आर नॉट अ लीडर, दे फॉलो व्हाट द अदर्स आर डूइंग, मतलब ज़्यादातर ये फॉलो करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक रूब्रिक है इसके लिए, डिल्यूजन शीप्स ड्राइविंग, डिल्यूजन शीप्स ड्राइविंग लिख सकते हैं आप, ये रूब्रिक बहुत स्पेसिफिक रूब्रिक है। और ये डिल्यूजन शीप ड्राइविंग मतलब क्या होगा? शीप क्या होती है? भेड़, जैसे बोलते हैं ना भेड़ चाल चलने वाले लोग, है ना। भेड़ कैसी होती है? उनका जो मालिक होता है उनको एक ही लाइन में हाँकता है ना, एक लाइन में चलते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो एक ही लाइन में चलने वाले, मतलब ऐसे लोग जो भेड़ चाल चलने वाले होते हैं, वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं, मतलब उसका वो मेंटली वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दूसरों के पीछे पीछे चलूँ, अपने से कोई चीज़ क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, उनको चाहिए पीस, सिक्योरिटी, उनको अपने रास्ते में एक सिक्योरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए और पीस चाहिए। और वो उनको तभी मिलेगी जब वो आगे किसी को देखेंगे कि हाँ उसको ये चीज़ें मिल रही हैं, उसको एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ मैं भी अगर इस रास्ते पे चलूँगा तो मेरे को भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो वो ऐसे, तो एक इस चीज़ का जो रूब्रिक है डिल्यूजन शीप ड्राइविंग, ये इसके लिए बहुत स्पेसिफिक है। और फियर ऑफ डार्कनेस एक इसका है हमारा, फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिकल तरीके से हम सोचेंगे, HHF से जो मैंने सीखा है बहुत सारी रूब्रिक्स की मेटामॉर्फिकल मीनिंग्स क्या है। तो डार्कनेस मतलब अंधेरा, जिसमें आपको मतलब आंखें बंद है आपकी, अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं समझ पा रहे। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे उसको ये लगेगा कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे उसको फियर आएगा, ठीक है। तो फियर ऑफ डार्कनेस, इसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं, और जहाँ पे इसको लाइट मिलेगी वहाँ पे इनको अच्छा फील करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम हरी, एलिमेंट्स फ्रॉम हरी में भी पढ़ी है, मतलब अगर कोई काम बहुत जल्दी इनको करना पड़ रहा है, जहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं,
तो वहाँ पे इनको एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कई सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप कहीं जॉब करते हो, कोई एम्प्लॉय मतलब एक पेशेंट थे हमारे, वो कहीं पे जॉब करते थे, तो वो बोलते थे कि वहाँ पे मतलब मुझे इतने सारे काम होते थे ना कि मैं हमने पूछा कि क्या कंडीशन आपकी, क्यों ऐसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्ट्रेस है लाइफ में। बोलते सब कुछ ठीक है, घर में फैमिली में सब कुछ ठीक है, मगर मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ ना, वहाँ पे जो हमारे मालिक हैं वो इतने सारे काम उनको दे देते हैं कि मैं उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे। तो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, तो वो उसकी वजह से मेरे दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। तो वहाँ पे आप ले सकते हो एलिमेंट्स फ्रॉम हरी, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, लव, स्लो इन टॉकिंग, ठीक है, इनकी टॉक स्लो होती है, लो एनर्जी में टॉक करेंगे। और एक इसका बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक आपको बहुत देखने को मिलेगा ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, ठीक है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिज्ड एंड फास्ट, दो चीज़ें इसमें हैं। और इसको हम कैसे समझेंगे, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड मतलब मुझे कैरी करो, मतलब ये चाहते हैं पेशेंट्स कि मुझे कोई कैरी करे, पूरी तरह से कैरी करे मुझे। और जैसे कोई भी हो सकता है, वो आप उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका डॉक्टर हो सकता है, जो उनको फुल्ली कैरी करे, उनकी सारी जो टेंशन है सब चीज़ की लोड खुद ले अपने दिमाग पे और उनको फ्री रखे, उनको एश्योर करे ताकि वो ठीक हो सके, मतलब उनकी एक नीड है ये। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लो, दो रूब्रिक्स हैं, ठीक है। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट का मतलब क्विक चाहिए मुझे, क्विक एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी मेडिसिन दो जिससे मुझे तुरंत आराम मिल जाए। अभी जैसे हम केस टेकिंग कर ही रहे होते हैं ना, कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले मुझे ना एक कोई डोज दे दो फटाफट से, ताकि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, फिर आप मेरी केस टेकिंग करते रहें। मतलब वहाँ पे आप यहाँ पे ये सोच सकते हो, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। कई पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन दे दो मुझे फटाफट से, मुझे आराम मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप ये रूब्रिक लगा सकते हो, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। मतलब उनको लगता है इंजेक्शन वाला मेरे को तुरंत से, मतलब जैसे ही इंजेक्शन लगे और मैं 10 मिनट में बिल्कुल फिट हूँ, तो उनको इतनी वो होती है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लो में क्या है, स्लो में पल्सटिला पड़ी है हमारी, और भी कई दवाइयाँ हैं। स्लो पल्सटिला क्या है, उसको होता है सब कुछ प्यार से करना, प्यार से धीरे धीरे स्लोली पोलाइटली। मतलब तो पल्सटिला का क्या होगा, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी वाली दवाई मत देना, बड़ी कैप्सूल वाली मेरे से नहीं निकली जाती अंदर भाई, मेरे तो गले में ही अटक जाती है, ठीक है। तो कई पेशेंट आप जब आओगे ना पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं डॉक्टर्स की, आप होम्योपैथी क्यों ले रहे हो, होम्योपैथी पे विश्वास है या किसी ने लिया आपकी फैमिली को? नहीं डॉक्टर साहब इसकी दवाइयाँ मीठी होती हैं, गोलियाँ मीठी गोलियाँ होती हैं, आराम से खा सकता है बच्चा भी, खा लेता है, हम भी मतलब ईजिली खा लेते हैं। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि उसको जेंटल ट्रीटमेंट चाहिए, स्लोली आराम से प्यार से ठीक है। तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लो पल्सटिला है ना। फास्ट में एक्वोनाइट, आर्सेनिक ये शायद फास्ट में। तो इसमें बच्चे भी आते हैं, जो बच्चों का भी जैसे है ना कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में, उनको रॉकिंग एंडोरेशन, मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं कि हम ना इसको जैसे बीमार होता है ना तो इसको हमेशा गोदी में लेना पड़ता है, तो हम पूछते हैं उनको कैसे, मतलब कंधे पे लेना पड़ता है, ऐसे लेना पड़ता है और कैसे मतलब घूमना पड़ता है लेके। तो कई पेरेंट्स बताते हैं मतलब हमको ना इसको लेके ऐसे 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 मतलब ज़ोर से इसको हिलाना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा सा इसको लगता है कि हाँ इसको आराम मिल रहा है या ये सो जाता है धीरे। मतलब कई होते हैं जो पेशेंट बोलते हैं कि सिर्फ कंधे पे लगा के इसको धीरे धीरे करते रहो तब सो जाता है। तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में वहाँ पे भी आप ले सकते हो। रॉकिंग एम्बोरेशन बोलते हैं इसको, जो ऐसे ऐसे तेज़ हिला के बच्चों को सुलाते ना, वहाँ पे आप रॉकिंग एम्बोरेशन ले सकते हो। तो रफ्तार में चाहिए इनको, हर एक चीज़ डिपेंडेंट रहते हैं डॉक्टर के ऊपर, और डॉक्टर ऐसा चाहिए इनको जो जब मैं आपत्ति में हूँ तो डॉक्टर मेरे को मिल जाए। ऐसे डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो इनके कॉल्स नहीं उठाएगा, इनकी इमरजेंसी में मतलब इनको अवॉइड करेगा, तो वो डॉक्टर के पास ही नहीं टिकते हैं, एक बार लेके मेडिसिन छोड़ देंगे।
जो डॉक्टर इनको एश्योर करेगा, जब ये इमरजेंसी कंडीशन में हो डॉक्टर इनके पास हो, ये चाहिए। मुझे संभाल ले डॉक्टर जब मैं आपत्ति में हूँ, तब ये पूरी तरह से परसिवरेंस में चले जाएंगे। मतलब चाहे आप उनको आराम ना भी हो ना, आप सिर्फ उनको सांत्वना दे दो, उनको एश्योरेंस दे दो, मेडिसिन चाहे काम ना भी कर रही हो ना, आप उनको सांत्वना दे दो, एश्योरेंस दे दो, तब भी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, चलता रहेगा उनका, परसिवरेंस में चले जाएंगे अगर आप उनको ऐसा डॉक्टर मिल गया। हाँ ठीक है, डिल्यूजनशिप ड्राइविंग हो गया, लीडर नहीं होते, लाइट डिज़ायर एक इसका बहुत अच्छा रूब्रिक। देखिए सबसे फर्स्ट हमने देखा था डिल्यूजनशिप ड्राइविंग, सब स्पेसिफिक रूब्रिक इसका कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। थर्ड इसका जो स्पेसिफिक लाइट डिज़ायर, लाइट चाहिए। लाइट क्या है? लाइट मतलब उजाला, एक अवेयरनेस है ना लाइट। तो ऐसी जगह लाइट जहाँ पे बेफिक्र होकर इंसान जी सके, है ना, तो उसको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो उसको लाइट दे सके। इसमें पेशेंट कैसे पूछता है लाइट डिज़ायर आप कहाँ पे लोगे? पेशेंट आपको हमेशा आके पूछेगा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक हो सकती है, ये ठीक हो जाएगी? मतलब आप कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट आपने किया, आप इसको इस तरह के पेशेंट आपने ट्रीट किए, ठीक हो जाते हैं ऐसे पेशेंट। उसको एक लाइट चाहिए, ठीक है। वहाँ पे वो डॉक्टर के आंसर्स के ऊपर रिलाई करता है, डॉक्टर के आंसर पर। डॉक्टर को कितना कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर कैसे इस चीज़ को ले रहा है। तो वहाँ पे अगर आप एश्योर कर दो उसको कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, बहुत सारे पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं, जहाँ पे उसको एश्योरेंस मिल जाएगी ना, वहाँ पे वो इंडिफरेंस में चला जाएगा। मतलब एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस भी है कि इसका रूब्रिक। तो इतनी एंग्जाइटी है उसको, इतनी एंग्जाइटी है तो बहुत एंग्जाइटी में आपसे आएगा, पूछेगा सब कुछ, मगर अगर उसको लाइट मिल गई, उसको लगा कि हाँ ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, तो वो इंडिफरेंस में भी चला जाएगा। फिर वो बेफिक्र हो जाएगा, उसको लगेगा चलो मेरा डॉक्टर है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँगी, वो जाऊँगी या जाऊँगा तो वो मेरे को ठीक कर देगा। तो लाइट डिज़ायर, उसको लाइट चाहिए। लाइट डिज़ायर में वो भी आप ले सकते हो, जैसे कई पेशेंट होते हैं वो टेस्ट कराते हैं तुरंत ही, जैसे उनको कुछ होता है तो फटाफट टेस्ट करा लेंगे। उनको ये देखना होता है कि है क्या, ये क्या प्रॉब्लम है। कई पेशेंट होता है वो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते, डार्क में रहना पसंद है उनको, ठीक है। तो लाइट डिज़ायर वहाँ पे भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर उनको कोई रिलायबल डॉक्टर मिल गया तो उनके साथ भी रह जाएंगे वो। जैसे कई मदर्स होती हैं, उनका बच्चा बीमार हो गया तो छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाती हैं, वो एकोनाइट मदर्स बहुत होती हैं, ठीक है। बस अगर जैसे पेशेंट है, कोई बच्चा है, उसकी माँ फ़ोन कर रही है बार बार कि डॉक्टर साहब फीवर हो गया, अभी उसको 101 हो गया, अभी 102 हो गया, है ना, एंग्जाइटी बहुत है, तो वहाँ पे बस आप उसको फ़ोन पे सांत्वना दे दो, कोई बात नहीं, 101 है, 102 है, कोई बात नहीं, कल सुबह तक इसका फीवर 100 आ जाएगा, शाम तक 99 आ जाएगा। बस इतनी सांत्वना ही दे दोगे ना आप उसको, वो काट लेगी, 2 दिन काट लेगी अपना, ठीक है। उसको थोड़ा समझा दो, बच्चे को थोड़ी सी पट्टियाँ कर दो, थोड़ा उसको खेलने से रोक दो, ठंडा खट्टा खाने से रोक दो, है ना, कुछ चीज़ें ऐसे समझाओ आप, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो कई सारी मदर्स होती हैं ऐसी जो एकोनाइट होती हैं, मतलब बच्चा इतना परेशान नहीं होता, मदर्स ज़्यादा एंग्जाइटी वाली होती हैं। तो वहाँ पे भी आप, जैसे कई बार पेशेंट अपनी मेडिसिन लेने नहीं आता बच्चे के लेने, तो वहाँ पे आपको पहले पता चल जाता है इसकी मदर की तो एकोनाइट है। कभी आगे आने वाले टाइम में वो कोई ट्रीटमेंट लेती है आपसे, तो वहाँ पे आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस बता दिया मैंने आपको, ठीक है। पहले एंग्जाइटी रहेगी, जब आप उसको एश्योर कर दोगे फिर वो इंडिफरेंस में चला जाएगा, मस्त मौला हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा, है ना। और एक्यूट स्टेज ऑफ एनी डिजीज़ में दे सकते हैं, पैनिक स्टेट में दे सकते हैं, खुद नहीं सोचना चाहता वो चाहता है कि वो डॉक्टर के ऊपर सब कुछ दे देता है, डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है, डॉक्टर की बात को मानकर उसको परसिवरेंस करेगा। मतलब डॉक्टर ने जो चीज़ बोल दी वो बोले, डॉक्टर ने बोला है ना कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, बस ठीक है, हो जाएगा ठीक, है ना। तो वैसे एक होप, एक आशा चाहिए उसको, बस मिल गई तो वो ठीक रहेगा। अगर आपने कभी, जैसे कई पेशेंट होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे पेशेंट, और वो मतलब कई बार इरिटेट हो जाता है डॉक्टर भी। आप कहीं बाहर हो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हो, कहीं घूमने फिरने गए, और पेशेंट की एंग्जाइटी की वजह से वो बार बार आपको कॉल करी जा रहे हैं, बार बार कॉल करी जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब वो हो रहा है, डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा है। और अगर आपने रूटली उनसे बोल दिया कुछ कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपने उनको बिल्कुल पोलाइटली और अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। अगर आपने रूडली उनको बोल दिया
अगर आपने उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा कर दिया तो वो बिल्कुल आपसे एक वो डेथ प्रेजेंटिमेंट में चले जाते हैं, आपसे रिलेशन भी ख़त्म कर देंगे। डेथ मतलब डेथ, वो इंडिग्नेशन में चले जाते हैं वहाँ पर से। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी एज ए डॉक्टर समझ के उनको ट्रीट करना है। आप में भी इरिटेट नहीं होना, हम भी इंसान हैं मगर कई बार हो जाते हैं इरिटेट, मगर आपको एज अ पेशेंट उनको देखना है, तो उसको ऐसे ही वो करना है। उनको थोड़ा सा एश्योरेंस दे देना है, थोड़ा सा उनको समझा देना है, थोड़ा उनको टाइम पीरियड दे देना है, कितने देर में ठीक हो जाएगा। फिर वो 4 दिन भी काट लेंगे। अगर आपने एक बार ये एश्योरेंस दे दिया ना, आप 4 दिन के लिए बाहर हैं, आप उनको बोलते हो 4 दिन में, 3-4 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। बस उनका एश्योरेंस चाहिए, लाइट चाहिए। आपने दे दिया, वो 4 दिन काट लेंगे, हफ्ता काट लेंगे, मतलब इतना उनका वो होता है, ठीक है। तो उनको रूडली नहीं बोलना, नहीं तो आप अपने पेशेंट्स खो सकते हैं, है ना। कम्युनिकेटिव होते हैं तभी वो इतना एक्सप्लेन करते हैं ना अपनी चीज़ों को। कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट इंसान कब करता है? जब उसको लगता है कि सामने वाला मेरी बात को नहीं समझ रहा है, तब वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो कम्युनिकेटिव होता है। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब शायद ठीक से समझ नहीं पाए, तो डॉक्टर साहब नहीं, आप जैसे दांत की प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मेरे को स्वेलिंग है, रेडनेस भी बहुत है, आप एक बार देख लीजिए ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप देख के फिर मेरे को मेडिसिन दीजिए। तो वहाँ पूरी तरह से कम्युनिकेट करेगा। कई बच्चे आएंगे आपके पास, मतलब आप उनसे पूछोगे ना, मतलब कि वो बोल नहीं सकते, मगर आपको इतने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे ना, आपको लगेगा कि बच्चा कितना कम्युनिकेटिव है। बोल नहीं सकता मगर पूरी तरह से एक्सप्रेशन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करके बता रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे हमारा शीप होता है, एकदम सामने देखता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है इजली। डोंट थिंक बियॉन्ड नेसेसरी, फॉलो द पाथ, है ना। फॉलो करता है पाथ, उसके आगे पीछे नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता, क्योंकि उसको पीस चाहिए उस पाथ पर, सिक्योरिटी चाहिए उस पाथ पर, बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नाउ आई वांट, उसको ही लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, तो बस वो फिर रिलैक्स कंडीशन में चला जाएगा, इंडिफरेंस में चला जाएगा, मस्त रहेगा, जैसा डॉक्टर बोल रहा है वैसे वैसा करता रहेगा। और एकोनाइट को क्या इफेक्ट करता है? डार्कनेस नहीं बर्दाश्त उसको, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव जॉय, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइड, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वन, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम हरी, है ना। और एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, ठीक है। कई पेरेंट्स आएंगे ऐसे जो अपना ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, बच्चों का पहले लेंगे, जबकि चाहे उनकी खुद की कंडीशन बड़ी ख़राब है, मगर उनको पहले बच्चों का एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए उनको पहले सोचना है, उनके बारे में ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं वहाँ, ठीक है। अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए पहले आएंगे। शी इज़ वरीड सो मच हाउ फास्ट इट वर्क्स, है ना। वो हमेशा उनको ये रहेगा कितनी जल्दी काम करेगी, बच्चा ठीक होएगा कि नहीं होएगा, कितनी देर में फ़र्क पड़ेगा, फीवर में कितनी देर में मतलब उतर जाएगा फीवर उनका। उनको एश्योरेंस दे दो, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पेशेंट ऐसा होता है इसका कि मतलब कई बार आप इरिटेट हो जाते हो, वो आपकी सिचुएशंस को नहीं देखता है कि आप कहाँ पर हो, फंक्शन में हो, बाहर हो, घूम रहे हो कहीं पे, या फिर मतलब वो आप उसको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता इन चीज़ों का वो। और उसको बस लाइट चाहिए, वो आपको कभी भी फ़ोन कर देगा, आपको आधी रात में फ़ोन कर देगा, उसकी एंग्जाइटी ऐसी होती है। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो एंग्जाइटी टू मच प्रोनाउंस्ड, एंग्जाइटी फ्रॉम अपने रिलेटिव्स, जो उसके घर में लोग बीमार हो रहे हैं उनकी भी एंग्जाइटी हो जाएगी, एंग्जाइटी फॉर अदर्स, दूसरों की भी एंग्जाइटी, मतलब उसको चिंता लेने की एक आदत होती है, ठीक है। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव होता है। हाँ, पहले ऐसे ही बोलेगा कि आप पहले देख लो डॉक्टर साहब, फिर अच्छे से आप समझ पाओगे, है ना। इंट्यूटिव होता है वो, उसको लगता है कि डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो जब तक उसको फुल कॉन्फिडेंस ना मिल जाए डॉक्टर की तरफ से, तब तक वो लाइट नहीं मिलती उसको। और एक बार उसको लाइट मिल गई 100%, फिर वो आपके साथ परसिवरेंस में चला जाएगा। एक परसिवरेंस मतलब क्या बोल देते हैं उसको, परसिवरेंस को मतलब आपके साथ ही रहेगा वो, एक रिलेशन बन जाएगा, मतलब वो छोड़ेगा नहीं आपको जल्दी से, है ना। इसकी हिंदी मीनिंग याद नहीं आ रही मुझे, परसिवरेंस। इफ़ यू से नो इट इज़ नॉट परमिसेबल टू एकोनाइट, ठीक है। अगर आपने ना बोल दिया तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ना। दे कैन इंटरप्ट एनी टाइम ऑफ योर डे, कॉलिंग यू रिपीटेडली, इफ़ यू सेड एनीथिंग रूडली दे स्टॉप कमिंग टू यू, है ना।
फिर वहाँ पे जाके वो डेथ में चला जाएगा, डेथ प्रेजेंटमेंट में चला जाएगा, है ना। अगर आप उनको लाइट नहीं दे पा रहे हैं तो वो डेथ प्रेजेंटमेंट में चला जाएगा, कट ऑफ कर देगा आपसे रिलेशन। यू डोंट एग्जिस्ट उनको, वो मतलब आपको ऐसे करेगा कि आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसके सामने से निकल जाओ, आपको पहचानेगा भी नहीं, है ना। क्योंकि उन्होंने आपने मेरी प्रॉब्लम नहीं अंडरस्टैंड की। जब मेरे को आपकी ज़रूरत थी आपने मेरे को नहीं समझा, तो वो वहाँ से उसकी ख़त्म हो जाएगी रिलेशन। ठीक है, ये मेन हो गया। लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी हम कुछ जो है इसके रूब्रिक्स थोड़े से बच्चे हैं, बाकी थोड़ा सा इसका वो बचा है हमारा, क्या कहते हैं, थोड़े डिफरेंस बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे कुछ मेडिसिन के साथ। छोटी सी बनेगी सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में हम एकोनाइट सेकंड पार्ट में करेंगे अभी आज आगे का जो है। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कैसी मतलब मेरी पढ़ाने की कैसी लगी, मतलब मेरा स्टाइल कैसा लगा, हाँ। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ कमी लगती है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ नया टॉपिक, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं आप मेरी लर्निंग में तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके साथ शेयर करें। लर्निंग को जितना आप शेयर करेंगे आपकी लर्निंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय।